नमस्कार जय साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। साथियों, क्या भूजल समाप्त होने वाला है? भूजल मतलब पृथ्वी के नीचे का पानी, जिसे हम और आप यूज करते हैं। बिना इसके आज मानव सभ्यता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बोरवेल के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, कुएँ के माध्यम से हम विविध प्रकार से पानी का निकाल करके उपयोग करते हैं, सिंचाई करते हैं। अगर ये पानी सूख गया तो हमारा क्या होगा, मानव सभ्यता का क्या होगा? आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत आपको जानकारी मिलेगी। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमारी पृथ्वी जो है उसके नीचे, सतह से नीचे कहाँ तक पानी है, कितना पानी है और ये कैसे रिचार्ज होता है, यानी कैसे फिर से पानी पहुंचता है इतना पानी निकालने के बाद। ये सब कुछ हम जानेंगे। अगर आप किसान हैं या आम आदमी हैं, आप कोई भी हैं, आप पानी का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, आपको ज़रूर जानना चाहिए। सबसे पहले हम एक चित्र के माध्यम से ये समझते हैं कि हमारी पृथ्वी के नीचे पानी किस तरह से होता है। ये जैसे पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह है। अब ये देखिए झील और नदी दिख रही है आपको। इसके नीचे क्या है? ये मिट्टी है, कंकड़ है, बालू है, बजरी मिट्टी है, पत्थर है। इन्हीं के बीच बीच में क्या होता है? पानी होता है। जैसे रेत और बजरी, जलभृत परत, अभेद परत। मतलब आप ऐसे समझिए कि पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा तालाब या झील नहीं है। जैसे पृथ्वी के ऊपर आप देखते हैं पानी कहाँ रहता है? तालाब में रहता है, झील में रहती है, नदी में रहती है। तो ऐसा पृथ्वी के अंदर नहीं है। पृथ्वी के अंदर कोई एक जलाशय नहीं है, बल्कि पृथ्वी के अंदर का हिस्सा एक स्पंज की तरह है। स्पंज मतलब जिसको देहाती भाषा में सोख्ता कह सकते हैं। यानी ऐसा स्पंज जिसके बीच बीच में क्या होता है? छिद्र होता है। उसको पानी में डुबो दिया जाए तो उसमें पानी भर जाता है, और जब निकाल दिया जाए, पूरा पानी निचोड़ दिया जाए, तो भी वो उसी आकार में रहता है। ठीक उसी तरह से हमारी पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सा स्पंज के आकार का है। बीच बीच में मिट्टी है, पत्थर है, कंकड़ है। इन्हीं के बीचों में क्या होता है? पानी भरा रहता है। और जब जैसे बोरवेल के माध्यम से ये पाइप जहाँ जाती है, कुछ जगह घेर करके वो स्थान खाली कर देता है, अगल बगल से पानी रिसता हुआ वहाँ पहुँचता है और ये पानी ऊपर जाता रहता है। यानी बगल का रिसता हुआ पानी वहाँ जाता है और उसी पानी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये आकार होता है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि ये कितने नीचे तक होता है, कैसे होता है। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि पृथ्वी के नीचे जो पानी होता है वो एक जलाशय के आकार का, नदी के आकार का नहीं होता, बल्कि एक स्पंज के आकार का होता है कि अगर पानी निकल भी जाए तो वहाँ स्थान लगभग खाली नहीं दिखता। हाँ, कहीं कहीं कंदराएँ हो सकती हैं छोटी मोटी, वो अलग बात है, लेकिन स्थान खाली नहीं होता कि यहाँ इतना पानी है, निकल गया पूरा तो ये पूरा खाली हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं पृथ्वी पर जल का जो वितरण है वो कैसा है। पृथ्वी पर जल का वितरण, जैसे हमारी पूरी पृथ्वी है, हमारी पूरी पृथ्वी पर किस तरह से पानी है? महासागरों में पानी है, नदी में पानी है, तालाब में पानी है ना, वायुमंडल में पानी है, सब जगह पानी है। ये कितना पानी है? जितना भी पानी है, अगर हम पृथ्वी के पानी को 100% मान लें, मान लीजिए पृथ्वी पर 100% पानी है, तो उसमें से 97.5% पानी कहाँ है? महासागरों में। महासागर या सागर, सागर जो होते हैं महासागरों के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। सागरों से ही मिलकर के महासागर बनता है। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, ये सारे महासागर हैं। 97.5% जो पानी है वो महासागरों में। पूरे पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूँ, वायुमंडल, ज़मीन के नीचे, नदी, सब कुछ मिला करके 97.5% महासागरों में है। और ये कैसा जल है? खारा जल है, जिसे मनुष्य सीधे इस्तेमाल नहीं करता है, पी तो सकता ही नहीं किसी कीमत पर, कुछ और कामों में इस्तेमाल हो सकता है। मतलब मनुष्य के ये लाभदायक जल नहीं है। वो अलग बात है कि महासागरों से व्यापार होता है, बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं टिकी हैं, सब कुछ है, लेकिन मनुष्य सीधे इस्तेमाल नहीं करता। 97.5%। अब बचता कितना है? केवल 2.5%। 2.5% ही मीठा जल है। मीठा जल जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धुलते हैं, खाना पकाते हैं, पीते हैं, अन्य चीज़ों में उपयोग आता है। केवल 2.5% है। अब इस 2.5% में आप समझिएगा, इस 2.5% में लगभग 69% जल, लगभग 2.5% में, मतलब अब इसको 2.5% को आप 100% कर दीजिए, 2.5% में जितना भी आता है, इसमें से 69% जल हिमनद
और बर्फ़ के रूप में। आप लोगों ने सुना होगा ना कि ग्लेशियर पिघल रहा है, हिम के खंड पिघल रहे हैं, हिमालय पर्वत पिघल रहा है, बर्फ़ पिघल रही है। बर्फ़ पानी का ही एक भाग है, ठोस है। हिमखंड, हिमनद बहुत विशाल आकार होता है पानी का जो जमा हुआ रहता है। तो बहुत ज़्यादा हिस्सा बर्फ़ के रूप में और हिमनद के रूप में जमा हुआ है, जिसे हम लोग सीधे इस्तेमाल नहीं करते। जब ये पिघलेगा तभी हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। और पिघल करके कहाँ जाता है? अगर पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है तो नदियों में आती है, और हिमनद पिघलते हैं तो भी नदियों में या फिर महासागरों में हिमखंड पिघलते हैं। तो इसके अलावा लगभग 30% जल है भूजल के रूप में, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आज इसी की चर्चा करेंगे। भूजल मतलब पृथ्वी के अंदर का जल। कितना है? 30%। किसका 30%? मीठे जल का 30%, न कि पूरे जल का। इसके अलावा लगभग 1% के आसपास जल है। कहाँ? नदी में, झील में, तालाब में, वायु में यानी वायुमंडल में, और भूमि मिट्टी में। केवल 1% जल है। कहने का मतलब नदी, झील, तालाब सबको मिलाकर लगभग 1% जल है, और लगभग 30% जल भूजल के रूप में है, यानी नदी और तालाब से कहीं ज़्यादा पृथ्वी के अंदर जल है। अगर हम इसको और एक रोचक ढंग से बताएं, मान लीजिए पूरी पृथ्वी पर 1000 लीटर जल है। पूरे पृथ्वी पर 1000 लीटर जल है, तो इसमें से 975 लीटर जल महासागर में है। महासागर में है 975। 17 लीटर जल बर्फ़ के रूप में, हिमनद के रूप में। 7.5 लीटर जल भूजल है, मतलब पृथ्वी के अंदर है। और कुछ चम्मच किसमें है? नदी में है, झील में है, तालाब में है। अगर 1000 लीटर जल को ले तो जो नदी आप देख रहे हैं, इतनी विशाल नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, देखने में लगता है कि इससे ज़्यादा पानी कहीं होगा ही नहीं, खासकर बाढ़ के समय में, लेकिन वो बहुत सीमित मात्रा में है। 1000 लीटर अगर पृथ्वी पर है तो कुछ चम्मच, 2, 4, 5 चम्मच ही पानी नदी, तालाब, झील इनको मिलाकर होता है। 7.5 लीटर जल भूजल, 17 लीटर बर्फ़, 975 लीटर महासागर। 1000 लीटर की अगर हम बात करें तो अब आप समझ गए कि पृथ्वी पर जल का वितरण कैसा है, यानी किस जगह कितना पानी है। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। पृथ्वी पर जल के वितरण में हम आज क्या देखेंगे विस्तार से कि भूजल कैसा है, ये जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या ये समाप्त होने वाला है? अगर समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? तो चलिए भूजल की गहराई को सबसे पहले समझते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का ये ऊपरी हिस्सा इस आकार में होता है, और नीचे जाएंगे तो ऐसे होता जाता है ना। अब इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। जो ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं भूपरपट्टी, भूपरपट्टी। नीचे वाले को बोलते हैं मेंटल, और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं, भूगोल की भाषा है। अब इसमें यहाँ और यहाँ तो पानी होता ही नहीं है, यहाँ भी केवल ऊपरी हिस्से में पानी होता है, लगभग 5 किलोमीटर तक मैक्सिमम। लेकिन 5 किलोमीटर तक पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा ऊपर से लेकर के लगभग मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक ही भूजल होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या मतलब होता है, जैसे ये पृथ्वी हमारी गोल है तो पृथ्वी का ये केंद्र है बीच, तो बीच से किनारे तक की दूरी चारों ओर, उसको बोलते हैं त्रिज्या। या ऐसे कहें कि यहाँ से ये बीच है, ये सेंटर है, यहाँ तक की दूरी कितनी है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। इस 6371 किलोमीटर में मात्र 5 किलोमीटर तक ही पानी है, उसके नीचे पानी नहीं है। लोहा है, एल्युमिनियम है, ये सारी चीज़ें हैं पिघली हुई हैं। जैसे यहाँ पे क्रस्ट के ऊपरी हिस्से में लोहा, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें पिघली मतलब गली हुई अवस्था में, पानी जैसा ही है लेकिन पानी नहीं है। फिर यहाँ ठोस है। इसी तरह से मेटल का ऊपरी हिस्सा भी यहाँ पे लिथोस्फीयर जिसको बोलते हैं, ये भी पिघला हुआ है। इसी पर चट्टानें तैर रही होती हैं, लेकिन ये पानी नहीं है। धातुओं का पिघला हुआ रूप है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। पानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है। अब 5 किलोमीटर को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए 4 भागों में बांट सकते हैं या 5 भागों में बांट सकते हैं।
पहले भाग में आप रख लीजिए कि 0 से लेकर के 10 मीटर तक। जैसे पृथ्वी को आप खोदना शुरू करिए तो 10 मीटर मतलब लगभग 32 फीट के आसपास आप वहाँ तक जाएंगे तो जो पानी है वो बहुत एकत्रित नहीं होता, यानी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो मिट्टी में ऐसे रहता है कि नमी को बनाए रख सकता है। हाँ, कहीं कहीं भूजल बहुत ऊपर होता है तो 10 फीट पर ही पानी निकल जाता है, वो दूसरी बात हो गई। जो सामान्य औसत देखा गया है पृथ्वी का, वो 10 मीटर तक पानी आपको मिलेगा नहीं, केवल नमी के रूप में मिलता है। यानी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसका इस्तेमाल पेड़ पौधे करते हैं, है ना, फसलें करती हैं। लेकिन जो दूसरा लेयर है जिसको उथला लेयर कह सकते हैं, उथला जलभृत, जलभृत, उथला जलभृत, उथला जलभृत जो है वो है 10 मीटर से लेकर के 50 मीटर तक। चलिए मैं अगले पेज बनाता हूँ। पहले को हमने देख लिया 0 से 10 मीटर, दूसरे को हमने देखा उथला जलभृत, जलभृत ये कितना है 10 मीटर से लेकर के 50 मीटर तक। इसका हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो हम लोग कुआं खोदते हैं या नल लगाते हैं वो इसी पानी से मतलब उसका इस्तेमाल होता है, 10 मीटर से लेकर 50 मीटर। अगर इसको हम फीट में बदलेंगे तो लगभग 160 फीट के आसपास तक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो तीसरा लेयर है जिसका नाम है गहरा जलभृत, गहरा जलभृत, ये है 50 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक। और इसमें बोरवेल जाता है, जैसे सिंचाई जब होती है, ट्यूबवेल जब लगता है तो वो यहाँ तक जाता है 200 मीटर, यानी 600, 700, 1000 फीट तक। ये बहुत गहरा जलभृत है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जल की मात्रा होती है। इसी सिंचाई होता है, 6 इंची 10 इंची का जो पाइप होती है उससे पानी निकलता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जो चौथा है वो बहुत नीचे का है, बहुत नीचे का है। ये है 200 मीटर से लेकर के इसको आप कह सकते हैं 500 मीटर तक, 200 मीटर से 500 मीटर तक। और ये इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है, इसी से पानी यहाँ पहुँचता है। लेकिन जो 5वां लेयर जो सबसे नीचे है वो 500 मीटर से लेकर के 5 किलोमीटर तक है, यानी कि 500 मीटर से लेकर के 5000 मीटर तक है। इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल आदमी नहीं करता, यानी इसका भी इस्तेमाल आदमी नहीं करता है, इसका भी इस्तेमाल नहीं करता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है और सिंचाई वगैरह में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गहरा जलभृत का होता है। ये एक लेयर है जो हमारे पृथ्वी के नीचे बनी हुई है। मुझे लगता है कि आप विस्तार से इस बात को समझ गए। अच्छा, ये हर जगह समान नहीं है। जैसे गंगा जमुना का जो क्षेत्र है, जैसे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे जलभृत बहुत है, यानी बहुत गहराई में पानी नहीं है। नीचे ही मतलब ज़मीन के काफ़ी नीचे नहीं जाना पड़ेगा, 10 फीट 12 फीट के नीचे ही पानी निकल जाएगा। और बहुत विशाल मात्रा में पानी है और उपयोग करने के बाद भी नहीं ख़त्म होता, क्योंकि गंगा यमुना का जो पानी है उससे भी पानी रिसता रहता है ज़मीन के नीचे और वाटर लेवल बना रहता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन आप दक्षिण भारत में जाएंगे, प्रायद्वीपीय भारत में, तो वहाँ बहुत गहराई के बाद पानी निकलता है और पानी निकलने के बाद फिर से वापस बहुत कम जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र के बहुत सारे हिस्से सूख गए हैं, पानी ही नहीं है। चेन्नई में पानी ही नहीं है, बेंगलोर में आपने देखा होगा। भूजल पुनर्भरण, भूजल पुनर्भरण का मतलब होता है कि जो हम भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं आखिर वो कैसे फिर से वहाँ पानी पहुँच जाता है, इसका क्या नियम है। तो हमने आपको अभी एक चित्र दिखाया था, आप शायद गौर नहीं किए, फिर से देख लीजिए। ये देखिए, अगर एक तालाब है, तालाब के चारों ओर से गांव हैं, घर हैं, इस तालाब में पानी है। इस तालाब में पानी क्यों भरा गया? जो भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना है वो किस लिए है? अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य इसलिए है क्योंकि जब इसमें पानी भरा जाएगा तो इसका 50 से 60-70% पानी नीचे जाता है, रिसता है ज़मीन में, और वही फिर भूजल में परिणत हो जाता है। इसका मतलब कि हम ज़मीन के नीचे का जो पानी बोरवेल के माध्यम से ऊपर निकालते हैं वो पानी और दूसरे पानी पृथ्वी के अंदर भी जाते रहते हैं। कैसे कैसे जाते रहते हैं? जैसे कच्चा तालाब है, कच्चा तालाब में पानी भरा है, अब वो पानी क्या होगा, पृथ्वी के नीचे धीरे धीरे पहुँचेगा केशिकत्व क्रिया के कारण। नदियाँ हैं, नदियों से भी नीचे जाएगा। झीलें हैं, झीलों से भी जाएगा। नदियों में बाढ़ आ गई, बहुत विशाल क्षेत्र में फैल गया, उससे भी जाएगा।
या हम पानी निकाल रहे हैं और एक जगह छोटे गड्ढे में इकट्ठा कर रहे हैं, उससे भी जाएगा। आजकल टॉयलेट बन रहा है, जो जो टैंक बन रहे हैं, रिंगा जिसको बोलते हैं, उसमें नीचे प्लास्टर नहीं किया जाता, उसका भी उद्देश्य ये है कि पानी ज़मीन के नीचे रिसता रहे। तो कहने का मतलब जब बरसात होती है तो भी पानी गिरता है, उससे भी पानी जहाँ इकट्ठा होता है वो ज़मीन के नीचे, कच्ची ज़मीन है तो रिसता रहता है। तो इस तरह से कच्ची ज़मीन के माध्यम से पानी नीचे जाता रहता है और फिर उसी पानी को हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये जाने की मात्रा और निकलने की मात्रा में अंतर हो जाए तो दिक्कत होगी। जैसे निकलने की मात्रा ज़्यादा है, जाने की मात्रा कम है, तो एक समय के बाद पानी कम होने लगेगा, वाटर लेवल कम होने लगेगा। इसलिए आप सुनते होंगे कि फला जगह का जलस्तर बहुत नीचे चला गया। जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन क्षेत्रों में जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। महाराष्ट्र में तो, मुंबई में तो जलभृत है ही नहीं, मतलब भूजल का पुनर्भरण ही नहीं हो रहा है, पूरा चट्टान है। क्या पूरा भूजल समाप्त हो सकता है? पृथ्वी का पूरा भूजल समाप्त हो सकता है? तो देखिए, पृथ्वी का पूरा भूजल तो समाप्त नहीं होगा एक साथ, लेकिन पृथ्वी के कुछ हिस्सों में एक साथ समाप्त हो सकता है। जैसे आप लोगों ने कुछ दिन पहले खबर पड़ी होगी कि बंगलोर में पूरी तरह से वाटर अंडरग्राउंड जो पानी है वो ख़त्म हो गया, समरसेबल पंपिंग सेट काम नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ से जितना पानी बाहर निकल रहा है फिर से भूजल में पहुँच ही नहीं रहा है। इसलिए तो एक विशेष स्थान पे ख़त्म हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये विशेष स्थान चट्टानों वाला है, पहाड़ों वाला है, तो यहाँ पे बोरवेल हो गया, ठीक, पानी निकल रहा है, लेकिन बरसात का भी पानी, नदियों का भी पानी, तालाबों का भी पानी, चूँकि चट्टान है इसलिए पृथ्वी के अंदर फिर से नहीं पहुँच पा रहा है उतनी मात्रा में। तो निकलने की गति तेज़ है और जाने की गति धीमी है। तो यहाँ का जल स्तर नीचे जाने लगेगा, है ना। यहाँ कभी था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर पूरी तरह से लगभग समाप्त हो गया, सूख गया। इसीलिए आप देखते होंगे हैंडपंप और कुएं सूख गए। क्यों सूख गए? क्योंकि जहाँ तक जलस्तर पहले था अब वहाँ तक जलस्तर नहीं है, अब जलस्तर नीचे चला गया है, यानी पानी की कमी हो गई है। तो विशेष स्थान पर तो सूख सकता है, भूजल खत्म हो सकता है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर एक साथ, जैसे ये 5 किलोमीटर की लेयर चारों तरफ की है पानी की, तो संपूर्ण पृथ्वी पर समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बरसात हो रही है, और बरसात जब हो रही है तो पानी कहाँ बरस रहा है? पृथ्वी पर ही बरस रहा है। पृथ्वी पर नदियाँ हैं, झीलें हैं, महासागर हैं, तो जिनके माध्यम से पानी ज़मीन के अंदर रिसता रहेगा। लेकिन हाँ, आप जहाँ पे हैं वहाँ एक जगह समाप्त हो सकता है, इसलिए विशेष ध्यान देना है आपको। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझा देता हूँ यहीं पे, कि अंडरग्राउंड जो वाटर है जिसकी हम लोग चर्चा किए, जलभृत, इसमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी जाता है नीचे? तो सबसे ज़्यादा जाता है तालाब से। तालाब, कैसा तालाब? कच्चा तालाब। कभी कभी पक्का तालाब भी होता है। जैसे नीचे की फर्श को, अगर जो तली है तालाब की, अगर उसको पक्का कर दिया जाए, सीमेंटेड कर दिया जाए, तो फिर वो पानी नीचे रिसेगा ही नहीं। जब नीचे नहीं रिसेगा तो ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा। तो क्या होगा? वैसा नहीं होना चाहिए, तालाब कच्चा होना चाहिए। अगर कच्चा तालाब है तो इससे जो जलभृत है यानी भूजल है वो मेंटेन रहता है। अब तालाबों में भी कई प्रकार हैं। जैसे अगर तालाब बलुई मिट्टी पर है, बलुई मिट्टी यानी ऐसी जगह तालाब है जहाँ की मिट्टी बलुई है, तो यहाँ पे लगभग 60% से लेकर के 80% तक पानी तालाब का ज़मीन के नीचे चला जाएगा। मतलब अगर 10 लाख लीटर पानी है तो उसमें से 60 लाख, 6 लाख, 8 लाख लीटर पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा अगर बलुई मिट्टी है तो। क्योंकि बलुई मिट्टी में केशिकत्व की क्रिया तेज होती है, क्योंकि मतलब कंकड़, मतलब जो उसके कण होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो पानी को नहीं संभाल पाते, तुरंत नीचे चला जाता है। अगर दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी अच्छी होती है फसल के लिए। अगर दोमट मिट्टी है तो इसमें बालू का, रेत का, क्ले का, सबका संतुलन बराबर होता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पानी नीचे नहीं रिसता है, लेकिन हाँ 30% से लेकर के 50% तक पानी नीचे जाता है। मतलब अगर 10 लीटर पानी तालाब में है तो 3 लीटर से 5 लीटर पानी नीचे चला जाएगा। अच्छा, बाकी का क्या होता है? बाकी का वाष्पीकृत हो जाता है।
या सिंचाई हो जाती है या फिर पशु उसको पीते हैं। अब अगर तालाब चिकनी मिट्टी में है, चिकनी मिट्टी पर बना है या काली मिट्टी पर बना है, तो मात्र 10% से 30% ही पानी जाता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी पानी को बहुत ही ग्रहण करती है, मतलब सोख लेती है, नीचे नहीं जाने देती, क्योंकि उसमें बालू के कण बहुत न के बराबर होते हैं, जो होते हैं बहुत महीन होते हैं, इसलिए केशिकत्व की क्रिया बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती, बहुत नीचे बहुत तेज़ी से पानी नहीं जा पाता। या ऐसे कहें कि ये मिट्टी जो होती है वो विरल होती है, इसलिए पानी नीचे जाता है। ये मिट्टी थोड़ी कम विरल होती है और ये मिट्टी बहुत कम विरल होती है, यानी इसमें सघनता ज़्यादा होती है, ठोसाई ज़्यादा होती है। काली मिट्टी को आप देखे होंगे गर्मी के महीने में सोख करके उसमें दर्रे बन जाते हैं, एकदम पत्थर जैसी कठोर हो जाती है, लेकिन जब उसमें पानी पड़ता है तो एकदम मुलायम हो जाती है, उससे लोग बाल भी धुलते हैं। तो और फिर जहाँ पे भर दिया गया जिस खेत में, बहुत लंबे समय तक वो पानी टिका भी रहता है, क्योंकि वो मिट्टी नीचे पानी को जाने ही नहीं देती ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत देर तक सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बलुई मिट्टी अगर है, आप खेत सींचेंगे, देखेंगे 2 घंटे 4 घंटे के बाद पूरा खेत से पानी गायब। क्यों गायब हो गया? क्योंकि वो पानी ज़मीन के नीचे चला गया। लेकिन काली मिट्टी में ऐसा नहीं होता, आप एक बार सिंचाई कर देंगे तो बहुत दिनों तक सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पानी टिका रहता है, नीचे नहीं जा पाता। तो वही बता रहा हूँ कि अगर तालाब काली मिट्टी में पड़ा है तो उससे पानी बहुत कम जाएगा नीचे। दोमट मिट्टी में बना है तो थोड़ा ज़्यादा, बलुई मिट्टी में बना है तो ज़्यादा। तो तालाब कहाँ बना होना चाहिए ज़्यादा? बलुई मिट्टी पर। इसका मतलब कि अगर यहाँ पानी का दोहन हो रहा है तो अनुमान है कि लगभग उतना ही पानी नीचे भी जा रहा है, इसलिए यहाँ पानी समाप्त हो जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन यहाँ पानी समाप्त हो जाएगा, इसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी यहाँ से भी निकल रहा है, जितना यहाँ से उतना ही यहाँ से, लेकिन जा बहुत कम रहा है। इसीलिए आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में जो स्थान है बुंदेलखंड है, वहाँ पे काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पहाड़ है, तो वहाँ पे पानी की कमी हो गई है, क्योंकि जो बरसता भी है पानी वो ज़मीन के नीचे नहीं रिसता। तो पहली बात कि जो भूजल का स्तर किससे सुधरता है, पहले नंबर पर आता है तालाब। इसीलिए भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उत्तर प्रदेश की, अमृत सरोवर। हर गांव में एक तालाब ऐसा हो जो बड़ा हो, साफ़ सुथरा हो और उसमें पानी 12 महीने रहे। दूसरे स्थान पे हम रख सकते हैं झील को, नदी को, झील, नदी, और किसको रख सकते हैं? खेत को भी रख सकते हैं। भाई खेत में भी पानी है, उससे भी तो पानी नीचे जाएगा, रिसेगा। वर्षा का पानी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा बाढ़ का पानी जो होता है, जो नदियाँ जब बहती हैं, तो नदियाँ जैसे बह रही हैं तो नदियों के जल से जल जो है वो ज़मीन के नीचे रिसता है। लेकिन फिर वही मामला है कि नदी किस क्षेत्र में बह रही है। अगर नदी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में बह रही है तो फिर जल कम रिसेगा। नदी अगर मैदानी क्षेत्र में है, गंगा यमुना का जो मैदान है जहाँ बलुई मिट्टी है, ऐसी जगह है तो पानी ज़्यादा नीचे जाएगा। इसलिए आप देखेंगे गंगा के मैदानों में पानी की कमी बहुत कम होती है। अब ये जो नदियाँ जब बाढ़ आ जाती है, चारों ओर पानी फैल जाता है, तो ये जो बाढ़ का पानी है ये काफ़ी मात्रा में ज़मीन के नीचे चला जाता है, तो वाटर लेवल मेंटेन रहता है। जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है, जैसे बिहार की कोसी नदी बहुत बाढ़ आती है, दामोदर नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, तो आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में पानी की समस्या नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो लगभग हमने पूरी बात कर ली है। क्या भूजल पूरा समाप्त हो सकता है? तो पूरी पृथ्वी का नहीं समाप्त होगा, लेकिन विशेष स्थान का समाप्त हो सकता है। तो इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है? इस वीडियो का निष्कर्ष ये है कि माना कि हमारी पृथ्वी के नीचे जो भूजल है वो नदी, झील, तालाबों से भी ज़्यादा उसमें पानी है, कई गुना ज़्यादा पानी है, लेकिन ये पानी विशेष स्थान पर निर्भर करता है। आप किस जगह हैं इसका ध्यान रखिए। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, काली मिट्टी है, तो आपके स्थान पर भूजल समाप्त होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में तालाब होने चाहिए। पानी अंधाधुंध बाहर नहीं बहना चाहिए। बरसात का पानी कोशिश करें कि पूरा पानी उसी गांव में टिके, यानी तालाब बने हों बड़े बड़े, उसी तालाब में वो जाए। गांव का भी पानी तालाब में जाए, उसी तालाब से सिंचाई भी हो।
और अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर मिट्टी बलुई है, दोमट है, तो फिर बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंधाधुंध प्रयोग यहाँ भी नहीं करना है पानी का। कुल मिला के पानी का संरक्षण करना है। पानी के संरक्षण से ही हमारी ज़िंदगानी है। यानी जो ये बरसात होती है, नदियों का बाढ़ आता है, यही हमारे ग्राउंड लेवल पानी के रूप में जाता है और फिर यही हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।